हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग देख रहे हैं, जो 2022 का हुआ था एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2023 में। 2 मार्च और 3 मार्च को हम लोग देख चुके हैं। आज देखने वाले हैं 6 मार्च के पेपर को। इतना कुछ मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में, इतने सारे ट्रिक बताऊंगा। हालांकि ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं, PQRS वाले क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट ही होते हैं। ठीक है, तो दिमाग में बिठा लो कि कॉन्सेप्ट है। बस ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से आप लोग PQRS वाले क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। तो आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और जितने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं, CGL हो, CPO हो, MTS हो, CHSL हो, चाहे अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं सारा सॉल्व कराने वाला हूँ। आप लोग साथ साथ में कर सकते हो और इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या कोशिश करनी है कि जितना भी मैं क्वेश्चंस कराऊं आप अच्छे ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पीछे मैं मल्टीपल रीज़न बताता हूं और उसके मल्टीपल कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना आप लोग, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफ़ी कम लोग लाइक करते हैं। पढ़ के बहुत सारे लोग चले जाते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। चलिए देखते हैं। टेलीग्राम वगैरह के बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो मुझे क्या करोगे, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे। ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने के प्रोसीजर, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, सब कुछ बताऊंगा। हालांकि मैं इसमें टास्क देता हूं, उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं और इसमें कंप्लीट वोकैबुलरी में आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 मार्च के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। चार डेट में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च। हम लोग 3 मार्च तक का देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये आपका 6 मार्च का पेपर। चलिए करते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। मेंस का पेपर है, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो लगेगा ही, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट होता नहीं, बस छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। उसके बाद आप आसानी से ढूंढ लोगे। थोड़ा सा आपको किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी में तो देखते साथ आप टिक लगा सकते हो। चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये बोला है फोर्थ हेयर वॉज मोर देन दैट। अब यहीं पर क्लू है। मैं क्या बोलता हूँ सारे क्वेश्चंस में कि आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ना है, मीनिंग वगैरह के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, इसमें आधे आधे सेंटेंस को पढ़ो। अगर नहीं समझ में आए सारे चारों सेंटेंस को अगर पढ़ोगे और इसमें आधे आधे सेंटेंस पढ़ करके अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ क्लिक नहीं किया, कोई क्लू क्लिक नहीं किया, तो आपको उसके बाद ही पूरे सेंटेंस को पढ़ करके देखना है। हो सकता है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको क्लू दिखाई दे, जैसे इधर वाले पोर्शन में दिखाई दे, इधर वाले पोर्शन में दिखाई दे, समझ रहे हो। तो कोशिश करो कि हाफ सेंटेंस को पढ़ो। अगर क्लू दिखाई दे गया या फिर उससे रिलेटेड कोई भी वैसा हो कि इसके पीछे कौन सा आ सकता है, तो आपको आधे आधे सेंटेंस को पढ़ना है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि फोर्थ हेयर वॉज मोर देन दैट। मान लिया जब मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ इसके संदर्भ के बारे में क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ इस पैसेज को, तो मुझे पता है। लेकिन मान लिया जाए आप एग्जाम में बैठे हो और इस तरह से पढ़ रहे हो कि फोर्थ हेयर वॉज मोर देन दैट, यहीं आपको बताना है, मतलब यहीं पर सोचना है। क्या सोचना है, यहाँ पर बोला है कि फोर्थ ईयर, मान लो कोई व्यक्ति है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चाहे किसी का भी नाम है। हालांकि मुझे पता है क्योंकि मैं पहले पढ़ा हूँ। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, नहीं पता, तो आप यही तो सोचोगे कि फोर्थ ईयर कोई है, कोई पर्सन है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है ना। लेकिन इसके बारे में बोला क्या है कि वॉज मोर देन दैट, मतलब उससे कहीं ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा था, है ना। फोर्थ ईयर वॉज मोर देन दैट, उससे कहीं ज़्यादा था। देख लो ये मोर देन दैट, ये जो दैट बोला है ना, इसका मतलब क्या पता चला। इसका मतलब पता चला कि इस सेंटेंस से, मतलब ये नंबर सेंटेंस से पहले कोई सेंटेंस आया होगा जिसमें फोर्थ ईयर के बारे में डिस्कस किया गया होगा। एज सिंपल एज दैट, समझ रहे हो। तो फोर्थ ईयर वॉज मोर देन दैट, तो किससे कहीं ज़्यादा हो सकता था ये फोर्थ ईयर। इसका मतलब इससे पहले कोई सेंटेंस है जिसमें फोर्थ ईयर के बारे में डिस्कशन है। अब आगे चर्चा करो कि फोर्थ ईयर है कहाँ। तो आप अगर सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हो इसको, तो यहाँ पर फोर्थ ईयर के बारे में दे रखा है। ठीक है, और कोई सेंटेंस है जहाँ पर फोर्थ ईयर के बारे में दिया है, थर्ड में नहीं दिया है, यहाँ भी नहीं दिया, फोर्थ में भी कहीं नहीं दिया। क्लियर। तो सेकेंड ऑप्शन में इससे पता चल रहा है कि बी जो है कहीं ना कहीं ए के पहले आएगा। क्लियर यहाँ तक। और बी के पहले आएगा तो सिर्फ फोर्थ ईयर नहीं आएगा, फोर्थ ईयर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया होगा, क्योंकि ये देन दैट जो बोला है, मोर देन दैट, मतलब फोर्थ ईयर के बारे में कोई और खासियत बता रखा है उसमें, और उससे कहीं ज़्यादा था जिसमें ए नंबर सेंटेंस में बताया गया है। फिर से समझो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ।
फर्स्ट सेंटेंस को पढ़े, फोर्थ हेयर वॉज मोर देन दैट, तो किससे ज़्यादा था? फोर्थ हेयर कहीं उससे ज़्यादा था, उससे ज़्यादा था मतलब किससे? तो वैसा सेंटेंस ढूंढो जिसमें फोर्थ हेयर के बारे में कोई और खासियत या फिर कोई और बातें, इंफॉर्मेशन वहाँ पर बताई गई हो। तो अगर हम इस वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं, अंटिल 1960 द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्थ हेयर इन द म्यूनसिपैलिटी, तो जो भी ये सब बातें लिखी गई हैं लास्ट में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखो, ये देखो, अच्छा पिछले 3 मार्च के पेपर में मैं एक क्वेश्चन आपसे कराया था जिसमें बताया था कि नाउन इन अपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। तो यहाँ पर देखो, द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्थ ईयर, इसके बाद कॉमा है और लास्ट सेंटेंस पढ़ो इसी में, लास्ट वाला पार्ट, वॉज द ओनली रेसिडेंशियल सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका, है ना। मतलब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस वाले पार्ट में दे रखा है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये इसी के बारे में बोल रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्थ हेयर के बारे में ही बता रहा है। तो जितना इसमें बताया गया है कहीं उससे वो ज़्यादा था, ये फर्स्ट वाले सेंटेंस में बताया गया है। तो इतना तो क्लियर है कि ए के जस्ट पहले आपका बी आएगा। तो देख लो भाई, ए के पहले बी कहाँ कहाँ आया है, देख लो। फर्स्ट ऑप्शन अगर देखते हैं तो ए के पहले बी है, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर ए के पहले भी बी है, ए के बाद यहाँ पर है तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, और ये के ठीक पहले आपका बी है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें आंसर? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर ऑप्शन। समझ गए? चलिए, इतना दूर क्लियर है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पर दिया था कि फोर्थ हेयर वॉज मोर देन दैट, उससे कहीं ज़्यादा था। और इस सेंटेंस से पहले ज़रूर एक ऐसा सेंटेंस आना चाहिए जिसमें फोर्थ हेयर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हो, और वो वाला सेंटेंस आपका यहाँ पर कैच कर पा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, कुछ भारी भरकम था नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है वी रीच्ड देयर एट अबाउट 10 AM। अगर मैं रहता तो आगे कुछ भी नहीं पढ़ता, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैं देयर देखता, समझ जाता कि कोई ना कोई प्लेस का नाम यहाँ पर दे रखा होगा कि हम लोग जो पहुँचे 10 बजे वो कहीं पर पहुँचे हैं, और वो जो स्थान है ये देयर के पहले ज़रूर आया होगा। तो स्थान का नाम ढूंढ लो। यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस पढ़ोगे, कोई स्थान का नाम नहीं दिया। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एन अम्यूज़मेंट पार्क है ना, एक मनोरंजन वाला पार्क है जहाँ पर हम लोग स्टडी गए थे, ठीक। अब यही एक प्लेस का नाम यहाँ पर दे रखा है, बाकी कहीं नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ए के पहले कौन सा सेंटेंस आया होगा? ए के पहले आपका सी आया होगा, है ना। ए के पहले आपका सी आया होगा। देख लो, ए के पहले कहाँ है सी, ए के बाद है यहाँ पर सी, ए के बाद है सी, ये भी नहीं होगा। ए के ठीक पहले आपका क्या, सी वाला पार्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आंसर यहाँ पर? सी, 3rd नंबर ऑप्शन, यही आपका करेक्ट है। समझ रहे हो बात को आप लोग कि देयर का आंसर कहाँ पर छुपा था? देयर का आंसर आपका छुपा था अम्यूज़मेंट पार्क। तो पहले नाउन आया होगा, उसके बाद इसके बारे में बताया गया होगा, चाहे एडजेक्टिव के थ्रू या फिर प्रोनाउन के थ्रू। एडजेक्टिव मतलब होता है ना एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, वही वाला देयर है, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस होता है देयर। तो इतना आप समझ गए। तो पहले नाउन वाला पार्ट आएगा तो ये कि ठीक पहले आना चाहिए था सी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, और यही वाला आंसर आपका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और बहुत सारा क्लू है, मैं तो एक क्लू बताया आपको। मान लिया जाए आपको लगे कि जो बी वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट है, वो ए के पहले होगा, है ना, ए के पहले। तो सी तो यहाँ पर बाद में है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ भी बाद में है ये तो होगा नहीं, और सी जो है ये ए के पहले। तो और भी क्लू इसमें ढूंढ सकते हो, जैसे यहाँ पर टाइमिंग दे रखा था एट अबाउट 10 AM, फिक्स टाइमिंग दे रखा है। फिर यहाँ पर डी वाले में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम। तो देख रहे हो, पहले फिक्स टाइमिंग दिया गया होगा, उसके बाद इसके बारे में एक्स्ट्रा बताया होगा कि हालांकि हम लोग टाइम पर पहुँच चुके थे। तो वो टाइमिंग क्या है? 10 बजे पहुँचे थे। तो पहले ए वाला सेंटेंस आया होगा, उसके बाद डी वाला आया होगा, है ना। तो ए के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में डी दे रखा है? ए के बाद, ए के बाद आपका डी दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, 4th में तो है नहीं। तो इस तरीके से भी कैच कर सकते थे। चलिए, मुझे उम्मीद है इसमें भी आप क्लियर कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है यहाँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोल रखा है हेल्पिंग पेरेंट्स बिकम सेवियर एट पिकिंग केयर ऑप्शंस एंड टॉसिंग रिटेंशन बोनसेस टू केयर गिवर्स आर अदर्स। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। दीज फिक्सेस, मतलब ये इस सेंटेंस को मैं पूरा क्यों पढ़ा,
क्योंकि यहाँ पर कोई वैसा क्लू नज़र नहीं आ रहा था, प्रोनाउन वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा था, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये दीज फिक्सेस, भाई दीज फिक्सेस है, ध्यान देना। फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को सॉल्व करना, है ना, किसी चीज़ को सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पर ये वर्ब की तरह नहीं आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दीज जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। इतना तो बेसिक क्लियर होगा आपका। दीज आपका प्लूरल है, इसका मतलब फिक्सेस जो है ये आपका नाउन है। दीज फिक्सेस क्या है? आपका नाउन है। नाउन का, अब फिक्सेस का मतलब होता है क्या है? किसी चीज़ में सुधार करना, किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना, तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बारे में कहाँ डिस्कस किया गया है देखो जरा, तो जाहिर सी बात है उस सेंटेंस के पहले सॉल्यूशन वाला पार्ट आया होगा। अब देखते हैं थर्ड वाले में पढ़ते हैं। यहाँ पर यह द मोस्ट प्रपोज्ड गवर्नमेंट सोल्यूशन। अब देखो भाई सॉल्यूशन वाला पार्ट आ गया ना, सॉल्यूशन वाला पार्ट आया है। अब देखो सॉल्यूशन वाला पार्ट आ गया, इसको आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि किस तरह से कंफ्यूज करता है मेंस के एग्जाम्स में क्वेश्चन सेटर। अब यहाँ सॉल्यूशन तो मिल गया, आपको लगेगा अच्छा बी के जस्ट पहले सी आया होगा, लेकिन ध्यान से देखना ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशंस नहीं है। ये नाउन जो है ये प्लूरल में नहीं है, क्योंकि ये दिस फिक्सेस बी वाले में दे रखा है प्लूरल में, तो वो सॉल्यूशंस भी आपका प्लूरल में होना चाहिए। अब कहोगे सर यहाँ पर सॉल्यूशन तो सिंगुलर में, तो ये तो होगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है ये नहीं होगा, है ना। अब देखो कैसे नहीं होगा, इसी सेंटेंस को आगे पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बोला है द मोस्ट प्रपोज्ड गवर्नमेंट सोल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व्स। देख रहे हो, इन्वॉल्व्स मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए आया है। वर्ब में एस और यस जुड़ता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, मतलब ये सोल्यूशन आपका क्या है? सिंगुलर है। तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस होगा नहीं। आगे भी पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा। मैं दिखा रहा हूँ, ईज दिया है, देख रहे हो ईज, इसका मतलब सिंगुलर सोल्यूशन की बात कह रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी के पहले आपका सी नहीं आएगा, क्योंकि वो जो फिक्सेस है, वो जो सोल्यूशंस है, वो आपका प्लूरल में होना चाहिए। अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। बट दे डू लिटल टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल नीड्स। लेकिन वे क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल नीड्स जो होता है, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है बेसिक नीड्स। जैसे आप लोग घर बनाते हो तो दीवार का जो स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, उस किसको कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट हम लोग घर के कहते हैं उसके ब्रिक्स को, उसके ईंटें को, है ना। मतलब बेसिक फंडामेंटल चीज़ क्या है? ब्रिक्स होता है एक घर का। उसी तरीके से कह रहा है कि जो स्ट्रक्चरल नीड्स होता है उसको इन लोग उसको पूरा करने के लिए, उसको डील करने के लिए बहुत कम करते हैं। मतलब ऐसा सोल्यूशन जो हो सकता है गवर्नमेंट ने दिया होगा, पास किया होगा, प्रपोज किया होगा, वो बेसिक नीड्स को बहुत कम ही पूरा करते हैं। तो टू एड्रेस का मतलब होता है टू डील विथ। इसका बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन टू डील विथ भी इसका मीनिंग होता है। अब समझो, यहाँ पर दे आ गया, यहाँ पर दिस फिक्सेस था। अब किसका नाउन ढूंढ रहे हैं हम लोग फिक्सेस का नाउन ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिस फिक्सेस दिया है, मतलब दो चार बातें वहाँ पर लिखी गई होगी उसके बारे में, है ना, प्लूरल के सेंस में। अब देखो, अब मैं फिर से इसको मिटाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये सेंटेंस पढ़ रहे थे, यहाँ था इम्प्रूव्ड क्वालिटी फॉर किड्स, बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर वर्कर्स एंड मोर चॉइसेस इन द लो इनकम नेबरहुड्स। अब यहाँ आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं यही आपका सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है, क्योंकि यही सारे प्लूरल में दे रखा है ना। सारा कॉमा कॉमा लगा करके दे रखा है कि ये सारे प्लूरल में हो सकते हैं, इसके लिए दीज फिक्सेस आया होगा। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, दीज फिक्सेस सोल्यूशन के बारे में बोल रहा है, और ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं इस वाले सेंटेंस में, ये सोल्यूशंस नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कॉलन का सिंबल है, देख रहे हो, नीड्स के बाद कॉलन है और सेमी कॉलन और एक कॉलन होता है ना। मतलब ये दो डॉट जो होते हैं ये इंडिकेट करता है कि इसके बाद कोई लिस्ट आया होगा, और ये लिस्ट उसी के बारे में आया होगा जो इस कॉलन के पहले वाला नाउन होगा। जैसे यहाँ पर इसके पहले है स्ट्रक्चरल नीड्स, तो ये स्ट्रक्चरल नीड्स हैं भाई, स्ट्रक्चरल नीड्स, ठीक है। तो कॉलन का मतलब पंक्चुएशन का भी एक प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए कि इसके बाद कोई ना कोई लिस्ट आता है, दो चार लिस्ट उसमें जरूर मेंशन किया होगा। और ये जो लिस्ट दे रखा है ये स्ट्रक्चरल नीड्स है, ये फिक्सेस नहीं है। अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे और अगर थोड़ा बहुत भी मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो इसको पढ़ करके देखो, सारा बेसिक नीड्स है। जैसे बच्चे के क्वालिटी में इम्प्रूव करना, उसका बेसिक नीड है। बेटर वेजेस होना चाहिए मजदूरों के लिए, है ना, मतलब उसको जो मजदूरी मिलती है उस बेटर होनी चाहिए। वर्किंग कंडीशन जो वर्कर्स के लिए होता है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड मोर चॉइसेस इन द लो इनकम नेबरहुड्स, ये सारी बातें हैं। तो ये बेसिक नीड्स है, ये कोई सोल्यूशन के बारे में नहीं दिया है,
क्लियर। तो इससे भी क्या पता चला कि बी के बाद तो पहले देख चुके हैं कि सी तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो सिंगुलर में सोल्यूशन दे रखा है, प्लूरल में आना चाहिए। डी तो होगा नहीं, क्योंकि ये सारे सोल्यूशंस नहीं है, ये सारे बेसिक नीड्स हैं, स्ट्रक्चरल नीड्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या बच जाता है कि बी के पहले आपका ए आएगा, क्योंकि सारा ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर लिए। अब देखो दीज फिक्सेस जो है इसमें प्लूरल के सेंस में 2 बातें 3 बातें 4 बातें हैं कि नहीं। यहाँ पर देखो हेल्पिंग पेरेंट्स बिकम सेवियर एट पिकिंग केयर ऑप्शंस, एक हो गया ये, एंड टॉसिंग रिटेंशन बोनसेस टू केयर गिवर्स आर अदर्स, मतलब 2 सॉल्यूशन यहाँ पर जिक्र किया गया है, और इसलिए ये ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए हम लोग देख लिए कि बी के पहले क्या आएगा, ए आएगा। देख लो ऑप्शन में बी के पहले किसके पहले ए आया है, तो बी के पहले क्या आना चाहिए, बी के पहले आपका ए आना चाहिए, मतलब सीक्वेंस में ऐसा होना चाहिए। देख लो यहाँ बी ए है, नहीं होगा, ए बी है, एक मान लेते हैं ये होगा, बी के बाद आपका ए है, ये तो होगा नहीं, बी के बाद आपका ए है, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 बच जाता है और सेकंड नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका सेकंड नंबर आंसर होगा। क्लियर, समझ गए बात को। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं हर चीज़ को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे कि मैं किन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया हूँ। फर्स्ट सेंटेंस हम लोग पढ़े, मान लिया जाए एग्जाम में बैठे हैं, फर्स्ट सेंटेंस पढ़े, आपको पता नहीं चला कि किसका, इसमें कोई क्लू पकड़ में नहीं आया, ना प्रोनाउन है ना कोई वैसा एडजेक्टिव है ना। सेकंड पढ़े तो पता चला कि दिस फिक्सेस मतलब सॉल्यूशंस की बात कह रहा है, तो दिस फिक्सेस है, इसका मतलब उसका नाउन तो इसके पहले आना चाहिए। अब इसका नाउन है तो देख रहे हैं कि ये वाला सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये सोल्यूशंस होना चाहिए, दीज आया यहाँ पर, तो इसलिए बी के पहले सी नहीं होगा। और आगे भी पढ़ के देखते हैं तो पता चलता है कोई सिंगुलर के बारे में बता रहा है ना, एक ही सोल्यूशन के बारे में, लेकिन मल्टीपल सोल्यूशंस होना चाहिए वहाँ पर, या फिर एक से ज़्यादा होना चाहिए। डी पढ़ रहे हैं तो डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चरल नीड्स है, ये सारे है ना, स्ट्रक्चरल नीड्स है। कॉलन से पता चला ये लिस्ट जो दे रखा है ये इसके पहले वाले जिसके बारे में बोला है वो चीज़ होगा, है ना, तो स्ट्रक्चरल नीड्स के बारे में बताया यहाँ पर। और वैसे अगर ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानते कि कॉलन के पहले जो वर्ड आता है उसके बारे में ये लिस्ट दे रखा है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते थे, थोड़ा सा इसको पढ़ करके देखते तो पता चलता है ये सॉल्यूशंस नहीं है, बेसिक नीड्स के बारे में बता रहा है, इसलिए स्ट्रक्चरल नीड्स होंगे ये सब। तो इसके पहले डी भी नहीं होगा, सी तो हम लोग एलिमिनेट कर ही दिए, तो इसका मतलब है कि बी के पहले एक ही बच जाता है, ऑप्शन नंबर ए, और वही होगा। तो ए बी का सीक्वेंस हमको जहाँ मिल जाएगा वही आंसर होगा, और ये सिर्फ आपका कहाँ था, ऑप्शन नंबर सेकंड में, और सेकंड नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 16 नंबर में, देखो पढ़ो इसको ध्यान से। यहाँ पर दिया परहैप्स नो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर पॉपुलर, perhaps no definition of democracy is more popular and universally acceptable than what is given by Abraham Lincoln। अब देखो यहाँ पर दैन के बारे में बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अब्राहम लिंकन एक व्यक्ति का नाम दे रखा है, और मोर पॉपुलर बोला है, और अब्राहम लिंकन के द्वारा जो भी दिया गया था डेफिनेशन उससे ज़्यादा कोई डेफिनेशन पॉपुलर नहीं है, ये बोला है। अब देखते हैं कि उसका डेफिनेशन कहाँ दिया गया है ना। इसके पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, इसके पहले वैसा सेंटेंस आएगा जो इसके डेफिनेशन के बारे में बताया होगा। आगे अगर बढ़ते हो आप तो क्या पता चलता है, ही डिफाइंस डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब देखो यहाँ पर ये डेफिनेशन है किनका, और यहाँ पर देखो ही आया है, ही आया है ना, ही आया है, इसका मतलब क्या है कि ही के पहले उसका नाउन आया होगा, तो किसके डेफिनेशन के बारे में बता रहा है। वैसे भी ये इतना पॉपुलर डेफिनेशन है कि आप लोग जानते होंगे कि अब्राहम लिंकन नहीं दिया है, लेकिन अगर नहीं जानते फिर भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट से क्या पकड़ लोगे कि ही किसके बारे में बोल रहा है, ही बोल रहा है अब्राहम लिंकन के बारे में। मतलब इस प्रोनाउन के पहले इसका नाउन आया होगा, और वो कौन है, पी, मतलब सीक्वेंस क्या बन रहा है, पहले पी आया होगा उसके बाद क्यू। पी यानी पहले इसके प्रोनाउन वाला जो पार्ट है, और क्यू यानी उसका प्रोनाउन वाला नहीं, नाउन वाला, मतलब पी वाले सेंटेंस में इसका नाउन दे रखा है और इसका प्रोनाउन आपको क्यू वाले सेंटेंस में। तो पी क्यू क्या बनता है, क्या सीक्वेंस बनता है, इतने में चेक कर लो कि कहाँ पर पी क्यू एक साथ है। तो पी के बाद बहुत दूर है, देख लो इसके पहले है, ये तो होगा नहीं, पी क्यू का सीक्वेंस यहाँ बन रहा है, और आपका पी क्यू का यहाँ भी नहीं बन रहा है, उल्टा आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कहाँ है, थर्ड ही है, जहाँ पर पी के सीधा बाद क्यू आया है। तो पी क्यू वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है।
है ना। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट में मान लिया जाए एक व्यक्ति का नाम दे रखा है, सेकंड में ही दे रखा है और देख लो और कहीं प्रोनाउन दे रखा है और कहीं पर प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब है कि नाउन वाला पार्ट पहले आएगा, उसके बाद उसका प्रोनाउन वाला आएगा और यहाँ पर सीक्वेंस बन रहा है पी क्यू का। पी क्यू का जो ऑप्शन है ये थर्ड नंबर ऑप्शन में है और कहीं नहीं है, इसलिए थर्ड नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग सीख पा रहे हो अच्छे ढंग से। अब ज़रा देखिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में क्या दे रखा है पढ़िए। यहाँ भी मैं आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, सीखने लायक बातें हैं यहाँ पर। देख लो यहाँ पर बोला है एक चीज़ कि आपका जो ये ए नंबर जो है और आपका एफ नंबर जो है ये फिक्स है ना, इसको आपको नहीं हटाना है। ऑप्शन में सिर्फ दिया रहेगा बी सी डी और ई के बारे में, इसको सजाना है आपको। फर्स्ट अपने जगह फिक्स किया हुआ है, एफ जो है लास्ट है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट पार्ट जो है वो दे रखा है, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट सेंटेंस का। अब आपको पूरा करना है। देखो वैसे भी पढ़ोगे कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि आई लव टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी। मान लिया जाए, ठीक है, मेंस का एग्जाम लिख रहे हो, ये क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन इसके पीछे भी जो कॉन्सेप्ट छुपे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इन द केस कोई वैसा सेंटेंस आ गया जो इतना सिंपल नहीं हो, लेकिन ये सारे वर्ड वहाँ पर अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ सबसे बड़ा क्लू है क्या, देखो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर सबसे बड़ा क्लू है आपके लिए सो दैट का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। सो दैट बताता क्या है भाई, देखो सो दैट से दो कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना। सो दैट से पहला कॉन्सेप्ट है कि सो दैट का मतलब होता है इन ऑर्डर टू, जिसका अर्थ मैं बता चुका हूँ पहले इसी सीरीज में, जिसका मतलब होता है फॉर, मतलब के लिए। सो दैट का मतलब भी होता है के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब भी होता है के लिए, फॉर का मतलब भी होता है के लिए। और ये तीनों जो हैं, ये तीनों फ्रेज या वर्ड कह लो, ये सारे बताते हैं किसी पर्पस को, मतलब इसके बाद कोई ना कोई पर्पस आना चाहिए। जैसे देखो डी नंबर ऑप्शन में दिया फॉर या वॉक, मतलब फॉर का पर्पस क्या है, वॉक करना है ना, मतलब वॉक करने के लिए पर्पस बता रहा है, वॉक करना इसका पर्पस है। और ये पर्पस वॉक करना जो है ये फॉर के जस्ट बाद आया है, तो इसी तरीके से सो दैट के बाद भी अपना एक पर्पस आना चाहिए। इतना समझ पा रहे हो? चलिए इतना अगर आप समझ लिए तो ध्यान दो, सो दैट के बाद एक पर्पस आना चाहिए। तो सो दैट के बाद क्या एवरी मॉर्निंग एक पर्पस है? नहीं। एक वॉक आपका पर्पस है, हो सकता है, लेकिन ये फॉर का पर्पस है। टू गो क्या कोई पर्पस है? नहीं, वैसा भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ देखोगे पूरा सेंटेंस ये वाला पढ़ करके कि आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी, मतलब ये इसका पर्पस हो सकता है। तो सो दैट के बाद आपका एफ वाला आएगा। तो देख लो कौन से ऑप्शन में सो दैट के बाद, मतलब बी के बाद एफ आएगा। एफ तो आपका फिक्स है, एफ तो आपका लास्ट सेंटेंस है, तो लास्ट के पहले कौन सा आएगा? बी आएगा, मतलब ऑप्शन में वही होगा जो बी से लास्ट करेगा। तो देख लो कौन से सेंटेंस में बी लास्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, एक ही में ऐसा लास्ट कर रहा है। तो पहला एक क्लू था यहाँ पर। दूसरा क्लू और चीज़ समझो, एक चीज़ और, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ भी आपको सो दैट दिखे, मोस्ट ऑफ द केसेस बोल रहा हूँ, 100% नहीं, मोस्ट ऑफ द केस में आपको वैसा सेंटेंस दिखाई दे जहाँ पर सो दैट होगा, इसके बाद वाले जो भी पार्ट होगा सेंटेंस का, या फिर क्लॉज कह लो या फिर पूरा सेंटेंस कह लो, उस क्लॉज या सेंटेंस में आपका एक मॉडल वर्ब जरूर होगा। ठीक है, मॉडल वर्ब मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब देख लो यहाँ पर कैन है, आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी, सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। दो कॉन्सेप्ट मैंने बताइए आपको यहाँ पर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि सो दैट के बाद कोई पर्पस आना चाहिए, यहाँ पर एक वॉक, और यहाँ पर पूरा जो क्या है, यहाँ पर आपका पूरा सेंटेंस जो है ये भी पर्पस को बता रहा है ना, कि आई लव टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी, मतलब इसलिए कि मैं अपने आप को फिट रख पाऊँ और हेल्दी रख पाऊँ। तो ये आपका एक पर्पस है, उद्देश्य है मॉर्निंग वॉक पे जाने का, मतलब हर एक मॉर्निंग वॉक पे जाते हो आप, तो उसका पर्पस क्या है कि अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकें, है ना। तो एक तो समझ गए कि सो दैट के पास बाद जो है इसका पर्पस आना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि इसके बाद मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद एक मॉडल वर्ब जरूर आएगा, मतलब मॉडल जरूर आएगा, और यहाँ पर कैन आपका मॉडल था। विल आ सकता है, कुड आ सकता है, वुड आ सकता है,
कैन, मैट, ये सब वर्ड आ सकते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर देखा हमने कि भाई कैन वाला जो पार्ट है ये सो दैट के बाद आएगा, मतलब एफ के जस्ट पहले बी होगा, मतलब लास्ट सेंटेंस तो फिक्स है तो इसके पहले बी आएगा, मतलब ऑप्शन वही होगा जो लास्ट करेगा बी से, क्योंकि एफ तो आपका फिक्स है तो एफ है यहाँ पर मान लिया जाए, तो एफ के जस्ट पहले बी आ रहा है, देख रहे हो। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए ये भी आप सीख गए। अगले क्वेश्चन में भी मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ बोला इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट शी वॉज ए मास्टरपीस। अब ये शी कौन है भाई, इस शी का क्या ढूंढना है आपको, इस शी का आपको ढूंढना है कि इसका नाउन कहाँ गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ईट वॉज द एनवी। अब भाई यहाँ पर ईट है, मतलब हमें दो प्रनाउन मिल गए, तो दोनों प्रनाउन के क्या होने चाहिए, नाउन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो द टाइटैनिक के बारे में दिया है, वॉज द क्वीन एलेरी। अब यहाँ पर इसी को डिफाइन किया गया कि द टाइटैनिक जो है जहाज़ के बारे में, ये क्या है, क्वीन एलेरी थी। अब देखिए यहाँ पर हर आ गया है, फिर अगला पढ़ोगे फिर हर आ गया है, मतलब प्रोनाउन से यहाँ क्लू नहीं मिलने वाला आपको, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या नहीं मिलने वाला, प्रोनाउन से आपका क्लू नहीं मिलने वाला, क्योंकि हर एक सेंटेंस में प्रोनाउन दे रखा है। अब आप कैसे गेस करोगे कि कौन सा क्या है, हालांकि अगर आप पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे पता चल जाएगा, लेकिन मीनिंग निकालने बैठोगे एग्जाम में, आपके पास टाइम है उतना कि सबका मीनिंग समझो, ट्रांसलेट करो अपने दिमाग में। भाई एक क्वेश्चन करोगे 15-20 मिनट आप लगा दोगे वहीं पर, इसलिए मीनिंग से PQRS वाले क्वेश्चंस नहीं बनते, ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रोनाउन का नाउन यहाँ पर नहीं ढूंढना है। अब क्या करें भाई, और कोई उपाय है यहाँ पर, देखो सारा सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, तो एक सेंटेंस आता है एवरीथिंग। एवरीथिंग, एवरीथिंग क्या बताता है पता है, कि इसके पहले जितने सेंटेंस आए होंगे वो सारे कुछ के बारे में कंक्लूड कर रहा है एवरीथिंग बोल करके, कि एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग, समझ गए। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस से पहले वे सारी खूबियाँ आई होंगी जो भी यहाँ पर हर रही होगी, उसके बारे में सारी खूबियाँ बताई गई होंगी, कहाँ पर, इस डी वाले पार्ट से जस्ट पहले। इतना क्लियर है कि एवरीथिंग किस चीज़ को कर रहा है, सारे पार्ट का कंक्लूड कर रहा है वो, और सब सारे पार्ट के बारे में बता रहा है। मतलब इस एवरीथिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसेज के लास्ट में एवरीथिंग आता है, लास्ट वाले सेंटेंस में, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पहले जितने सारे सेंटेंस आए होंगे उसके बारे में ये कंक्लूड कर रहा है एवरीथिंग बोल करके, क्लियर। तो देख लो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि सेंटेंस आपका लास्ट कर रहा होगा डी से, ठीक है, सेंटेंस आपका लास्ट कर रहा होगा डी से। तो देख लो कहाँ कहाँ डी से लास्ट कर रहा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन गया, सेकंड नंबर ऑप्शन गया, सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा, है ना, क्योंकि डी से लास्ट कर रहा है। अब आपको ढूंढना है, एक चीज़ ढूंढ लो कि लास्ट का तो पता चल गया कि डी होगा भाई, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो स्टार्टिंग का ढूंढ लो। अब यहाँ नाउन और प्रोनाउन का खेल है, और ढूंढो कि ये हर, ईट, ये सब सी वगैरह जो दिया गया ये किसके बारे में। तो पूरे पैसेज को एक नज़र दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा कि द टाइटैनिक जहाज़ के बारे में पूरा बताया जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नाउन से, और मैं हमेशा बताया हूँ कि किसी भी पैसेज में जो मूल सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, तो द टाइटैनिक पार्ट से ही तो स्टार्ट होगा ये पूरा पैसेज, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए सी से। तो डी नंबर ऑप्शन भी आपका, मतलब फोर्थ नंबर ऑप्शन चला गया। एक ही ऑप्शन बच जाता है, कौन, सेकेंड नंबर ऑप्शन, इसलिए आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। इसमें पढ़े तो शी मिला, इसमें पढ़े तो इट मिला, इसमें पढ़े तो नाउन मिला द टाइटैनिक, और इसके बारे में ही हर के बारे में बोला गया है, फिर यहाँ पर हर है। इसका मतलब सारे सेंटेंस में एक प्रोनाउन है, तो आपको प्रोनाउन से क्लू नहीं लेना है, क्लियर। क्या करना है आपको, देखना ये चीज़ है कि एक वर्ड एवरीथिंग दिखाई दे दिया। एवरीथिंग इसका मतलब इसके पहले जितनी बातें बताई गई है हर के बारे में, इसको ये कंक्लूड कर रहा है एवरीथिंग वर्ड बता करके। इसका मतलब ये पैसेज जो है ये लास्ट करेगा डी से, तो डी में सिर्फ सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में डी से लास्ट कर रहा है। अब ज़रा देखिए, अब स्टार्ट कौन से सेंटेंस से होगा, उसी से जो मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो, जो मेन यहाँ पर कह लो कि नाउन है ना, उस नाउन का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा कोई भी पैसेज। तो देख लो द टाइटैनिक से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि टाइटैनिक के बारे में जिक्र है इसमें पूरा, तो सी से स्टार्ट होगा पूरा पैसेज। सी से सिर्फ स्टार्ट है ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से सीख रहे हो, है ना। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। हालांकि ये क्वेश्चंस थे आपके मेंस का एग्ज़ाम का पेपर है भाई, सीधा ऑफिसर आपको बनाएगा इसके बाद, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज भी आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ताकि मैं सीजीएल का प्री हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का प्री, चाहे मेंस हो, आप लोग सिर्फ मुझे बता दोगे मैसेज करके भी, तो मैं कोशिश करूँगा वो आपकी डिमांड को पूरी कर दूँ। ठीक है, तो लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना, और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे दिया गया व्हाट्सअप नंबर पर क्या करोगे, दिया गया व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, आपके पर्सनल डाउट को क्लियर करूँगा, और जितने सारे इसमें टास्क और टेस्ट है ऑनलाइन वाले, सब कुछ मैं आपको दूंगा, वोकैबुलरी अच्छे से सिखाऊंगा। तो चलिए, बहुत कुछ सीखा आज, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।